नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस सिरे में हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़े, यानी सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें। सत्य हिंदी के लिए बड़ी मदद होगी। इसके अलावा आपसे एक और गुजारिश है, सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करें और आप जो है ऐप को डाउनलोड करें। आपको कहीं और सत्य हिंदी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ आज है महमूद प्राचा। आप सोच रहे होंगे महमूद प्राचा कौन साहब है? दरअसल महमूद प्राचा पिछले दिनों, आपको याद होगा, फरवरी के महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़ा दंगा हुआ था। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे। उसके बाद उस मामले की जांच पड़ताल की गई और उस जांच पड़ताल में कई गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर लगे हैं। एक आरोप यह लगा है कि वो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, सिर्फ एक समुदाय के लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है या उनके लोगों को ही अपराधी साबित करने की कोशिश कर रही है। उधर यह भी आरोप लगा था, जब आपको याद होगा, कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे भड़काने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, उनकी पड़ताल नहीं हो रही है, बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों की पड़ताल हो रही है। जाहिर सी बात है, ये दंगा अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल था, काफी विवादास्पद था। लेकिन इधर महमूद प्राचा, जो देश के बड़े वकील हैं, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे में ऐसे तमाम बहुत सारे लोगों को, जो अल्पसंख्यक तबके के हैं, जो मुस्लिम तबके के हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं, उनका मुकदमा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये प्रो बोनो लड़ रहे हैं। 80 से ज्यादा मुकदमे लड़ रहे हैं, 80 से ज्यादा मामलों में ये वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों एक बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब इनके घर पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। 15 घंटे तक छापा चलता रहा। इनके ऊपर यह आरोप लगा हुआ है कि दरअसल इन्होंने जुडिशियल रिकॉर्ड्स के कुछ कागजात फर्जीवाड़े किए हैं। साथ ही जो गवाह है उनको इन्होंने तोड़ मरोड़ कर गलत बयान देने के लिए प्रेरित किए। अब इनके ऊपर एक और केस डाल दिया गया है कि छापे के दौरान दरअसल पुलिस या सरकारी अधिकारी के काम में इन्होंने दिक्कत पैदा की है, यानी एफआईआर एक और दर्ज हो गई है। इन्होंने भी अदालत के अंदर मामला दर्ज करा दिया है। अदालत इनके मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन क्या कुछ है पूरा मामला, ये जानते हैं खुद महमूद प्राचा जी से। महमूद प्राचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महमूद प्राचा जी, ये बताइए कि पुलिस ने आपके घर पर क्यों छापा मारा और 15 घंटे छापा क्यों मारा? देखिए, घर पे नहीं, पहले तो मेरे ऑफिस में जी, ऑफिस में। और छापा वो एक जो प्रेस में, जो हमारी जो बड़ी वाली मीडिया है, जिसका मैं बड़ा ही कह सकता हूँ, वो बड़ी है। आप लोग तो सब बड़े पत्रकार हैं, लेकिन जो बड़ी मीडिया है, जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं और एंटरटेनमेंट के लिए जो पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों ने ये सब बातें बोली हैं कि छापा पड़ा है, छापा। और ये सब पुलिस के कहने पे और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है होम मिनिस्ट्री में बैठी हुई, उसके कहने पे ऐसी बातें फैलाई जाती हैं। जो एक बात आपने भी कही, वो भी बात पुलिस जो है झूठी फैला रही है कि फर्जीवाड़ा करके मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात पुलिस का ही केस है कि इस उस चीज से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका अपना केस है। अगर आप उनसे वीडियो पे, टेप में, ऑन रिकॉर्ड कोई बात करेंगे तो वो ये बात नहीं बोलेंगे कि मैंने कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट फोर्ज किया है या उसकी फोर्जरी में मेरा कोई भी हाथ है। लेकिन जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, अगर आप कहें तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिहाज में नाम नहीं ले रहा हूँ उन बड़े बड़े लोगों का भी और बड़े बड़े चैनल्स का भी, मगर आप सब जानते हैं वो सब ये बातें कह रहे हैं पुलिस के दबाव में आके या पुलिस की मोहब्बत में, जो भी। मगर ऐसा मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन सिर्फ एक बात का है कि एक विटनेस था जिसने कुछ दुकान लुटती हुई एक देखी जी, और वो हमारे पास आया। ये मेरे पर पुलिस की एलिगेशन बता रहा हूँ, हालांकि ये बात भी पूरी तरीके से झूठी है, जो पुलिस की एलिगेशन है। और मैं वीडियो पे आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और हमारे परम आदरणीय प्राता वंदनीय अमित शाह जी ये बात नहीं बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड नहीं बताएंगे अपनी एलिगेशंस। मैं अपनी जो भी बात है मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो पुलिस का ये केस है कि हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया, उसने हमारे पास कंप्लेंट आके
साइन की, बताया, हमसे वकालत की हेल्प मांगी कि मेरी कंप्लेंट कराने में मदद कीजिए, क्योंकि पुलिस के पास जो भी जाता है एक खास समुदाय का, एक समुदाय का लोग, पुलिस उसको मार पीट के भगा देती है, कहती है कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, तुम्हारी कंप्लेंट लेंगे तो तुम्हारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर देंगे। ऐसा सैकड़ों एग्जांपल्स आपने भी देखे हैं आशुतोष जी, और हमारे पास तो उस वक्त, क्योंकि हमने फ्री लीगल एड का एक सेंटर खोल रखा था यहाँ पे, तो हमारे पास तो और भी ज्यादा लोग आए जी। तो उस सूरत हाल में हम उनकी कंप्लेंट लिख के, उनके स्टैम्प, उनका अंगूठा और सिग्नेचर करा के हम ईमेल के द्वारा सबसे पहले हम कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब को उसमें रखते थे, उसके बाद प्रधानमंत्री से लेके हम डीसीपी तक सब अथॉरिटीज को एक साथ कंप्लेंट भेजते थे जी। अब हमारा गुना जो पुलिस बता रही है वो ये था कि जो ये विटनेस साहब थे, इनकी जो कंप्लेंट हमने कराई, एक तो उन्होंने ये नहीं कहा था हमसे कि हम ईमेल पे भेजें, ठीक है। दूसरा गुना हमारा ये है कि हमने उसमें कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के लिख दी जी। ये दो गुना हमारे पुलिस बता रही है, ये भी सरासर झूठ बात है, मगर ये मेरे खिलाफ इस मुकदमे का, अब ये जो अगर बुनियादी बात पहली यहाँ आती है कि इस प्रकार की ये हमला महमूद प्राचा पे नहीं है, हर वकील पे, क्योंकि हर वकील क्लाइंट आके बताता है उसको कानूनी तौर पे सजा के लिखना ये वकील की जिम्मेदारी होती है, वरना वकील की जरूरत ही कहाँ है, महमूद साहब उसको फिर पेश कराना। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके खिलाफ इस मामले में जुडिशियल रिकॉर्ड की फोर्जरी करने का कोई एफआईआर दर्ज नहीं है? मैं नहीं कहना चाहता ये पुलिस कहना चाहती है। पुलिस ने आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दी? रिकॉर्ड कह रहा हूं। हाँ, पुलिस ने आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दी है? नहीं, एफआईआर की कॉपी दे या नहीं दे, ये पुलिस का वर्जन नहीं है। एफआईआर की कॉपी मुझे नहीं दी, वो तो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ आप पुलिस का वर्जन लें, वो यही कहेंगे कि ये बात सही बता रहे हैं प्राचा साहब, मेरे खिलाफ फोर्जरी का मामला ही नहीं है। वो बड़े बड़े चैनल्स दिखा रहे हैं ना, वो तो अमित शाह जी के कहने पे दिखाते ही हैं। मतलब आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आपके खिलाफ एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि कोर्ट के जुडिशियल रिकॉर्ड की फोर्जरी करने का केस आपके ऊपर नहीं है, लेकिन प्रचार किया जा रहा है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज? जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं बात बोल रहा हूं आशुतोष जी ऑन रिकॉर्ड, ये आप पुलिस का भी वर्जन लीजिए, मेरी बात मत मानिए। हाँ, पहली बात तो ये हो गई। हाँ, दूसरी बात ये कि आपने किसी गवाह को ट्यूटर नहीं किया कि झूठा बयान दे। यही बात आ जाती है, यही क्लाइंट अटर्नी रिलेशनशिप आ जाती है। अब मैं अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट ना करूं, ये आप बुनियादी बात समझिए। कोई भी वकील अपने क्लाइंट को, जो मेरे पास एक बार आ गया, अब पुलिस ने उसको धमका के, मार के, पीट के, उससे एक से नहीं सैकड़ों लोगों से लिखवाई है कि हमने कंप्लेंट ही नहीं की। जिनके गोलियां लग गई हैं वही कह रहे हैं हमारी गोली नहीं लगी। एक नहीं, दर्जनों एग्जाम्पल है, दिल्ली में भी और यूपी में। यही तो सारा जो तंत्र चल रहा है। अब आशुतोष जी, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया, मुझे ये करने आ गए और मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं भी डर के ये बोल दूं कि हाँ, कि मेरे क्लाइंट ने तो मुझे वही बताया था, परंतु मैंने जो उसने बताया था वही लिखा था, और वो गलत है आदमी। ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज है। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं जी, ये मुकदमा बना क्या फिर मेरे खिलाफ 182 और 193 का, ठीक, दोनों में मैक्सिमम सजा कितनी है? 3 साल। दोनों ही ऑफेंसेस इतने हीनियस या सीरियस भी नहीं है, जिसके लिए 200 पुलिस वाले मेरे घर के बाहर पूरा इलाका छावनी बना दिया, और 15 से 20 लोग बंदूकों के साथ दिन भर मुझे धमकाते रहे, डराते रहे, वीडियोग्राफी की। मतलब ये कौन सा इतना बड़ा रिजर्व बैंक में डकैती का मसला था, मर्डर का मसला था, जिसके लिए स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने इतने ज्यादा रिसोर्सेज, जो मेरे ख्याल से करीब 40-50 लाख तो खर्च हो ही गए। ये मुझे समझा दीजिए, क्या और कोई काम नहीं है स्पेशल सेल को? क्या ऐसी महत्वपूर्ण कार्य था ये? कुछ तो आपके पास होगा ना, जिसकी तहकीकात कर रहे होंगे। अब ये मैंने आपको नहीं कहा है, ये आपने अंदाजा लगाया, यही बात थी बस। दो चीजें मेरे पास थी जी, जो अब 15 घंटे की कोर्ट ने रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला था। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था सिर्फ कि प्राचा साहब के पास से आप कह रहे हो कि एक ईमेल गई है, ये ईमेल, अब कोर्ट को इन्होंने क्या बताया होगा वो तो हम उस पर कुछ कह नहीं सकते, मगर ये एविडेंस तो कमिश्नर साहब के पास भी मिल जाता, चाहे तो इनबॉक्स से सबूत निकाला जाए या आउटबॉक्स से निकाला जाए, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू यानी कि कानूनी वैल्यू तो कोर्ट के सामने बराबर ही होती है, तो मेरे पास आने की तो जरूरत नहीं थी कोई भी। फिर भी कोर्ट ने इनको ये ऑर्डर किया था कि आप जाके ये चेक कर लें कि ये जो ईमेल दी गई है, जिसमें आप ये कह रहे हो कि एक झूठी कंप्लेंट राजा साहब ने बड़ा चढ़ा के लिखवा दी है, वो उनके ईमेल से गई थी या नहीं गई थी।
इसमें आशुतोष जी आप तो मुझे पता नहीं कितना ज्यादा कंप्यूटर जानते हैं, इसमें कितना एक टाइम लगना चाहिए था? नहीं, आप इनबॉक्स खोलिए अगर मैं और चेक कोऑपरेट करूं तो नहीं, पासवर्ड ही तो चाहिए होगा ना आपको। अगर बस मैं बस पासवर्ड खोल के आपको दे दूं हाँ, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, बल्कि और कम। हाँ, क्योंकि नाम आपके पास है। हाँ, मैंने जो मना किया था कि मैं नहीं दूंगा ये, क्योंकि क्लाइंट अटर्नी रिलेशनशिप है, मैं उसकी कोई भी चीज निकाल के आपको नहीं दूंगा। ये बात साफ है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैंने यही कहा। मगर क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, हालांकि मैं उस कोर्ट के ऑर्डर में कानूनी त्रुटियां मानता हूं, लेकिन क्योंकि एक ऑर्डर है और वो एग्जिस्ट करता है, राइटली और रॉन्गली, लीगल या इलीगल एग्जिस्ट करता है, मैंने उसे सेट असाइड नहीं कराया। तो मैं आपको, कोई भी मेरा कंप्यूटर चेक कर ले, जो आप कंप्यूटर बोलेंगे उसमें मैं पासवर्ड फीड करके आपको अपनी ईमेल खोल के आउटबॉक्स आपके हवाले कर दूंगा। आप उसमें जितना टाइम लगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 10 दिन, मैं और आप यहाँ साथ बैठ के रहेंगे। उन्होंने मेरे बाथरूम तक चेक किए, ये कोर्ट का ऑर्डर था, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाथरूम तक चेक किए, एक एक दीवार, अलमारी, मेरे से मोबाइल फोन, मेरे जूनियर्स के मोबाइल फोन लेके सब हथिया के रख लिए। मैंने कोऑपरेट किया। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि किस प्रकार से ये क्या खोजने आए यहाँ पे। उनके 2 टारगेट थे, एक तो जो हमारे पास सबूत है इम्पेकेबल, जिसकी वजह से दिल्ली दंगे कराने के कपिल मिश्रा जी के और बीजेपी के बहुत सारे एमएलए, एमपी और दूसरे नेताओं के, आरएसएस के, जिसमें से हम 25 के करीब को अरेस्ट भी करा चुके कोर्ट के माध्यम से, उनके सब सबूत मौजूद थे जिसको वो छीन के ले जाना चाहते। और दूसरा उनका टारगेट जो वो बोल रहे थे कि आप नहीं जानते कि आपके के पीछे कौन लगा हुआ है और कौन हमसे ये चाहता है, हम जानते हैं कि आपके पास कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब रिकॉर्डेड है, जो ये 15 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है, ये वीडियोग्राफी में है, सब सामने कल आ जाएगी। ये वीडियोग्राफी में ये है, सब पुलिस ने जो वीडियोग्राफी की है, ये सब चीजें उसमें मौजूद है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, आप रुकिए ना अभी, ये गलत जगह हाथ डालेंगे। जो अम्बेडकर वादी हैं, संविधान और कानून से चलने वाले हैं, तो ये हर जगह जो आरएसएस वाले हैं ये मार खाएंगे, क्योंकि ये संविधान तोड़ना चाहते हैं और हम संविधान बचाना चाहते हैं। बट एक बात, संविधान के रास्ते से ही बचाएंगे संविधान। एक बात, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहली बात ये कि जो पुलिस ने आपके दफ्तर पे छापा मारा, वो कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पे मारा एक तरीके से, सही मैं कह रहा हूं? छापा नहीं मारा, मतलब सर्च वारंट लेके आए, सर्च वारंट लेके आए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। आशुतोष जी, ये सब चीजें आम आदमी को समझनी बहुत जरूरी है। बट कोर्ट का ऑर्डर था ना, लिमिटेड पर्पस से कि आप आउटबॉक्स जाके चेक करोगे, बस ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर आउटबॉक्स चेक करने का, छापा मारने का नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ, शब्द से मुझे आपत्ति है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो सर्च करने आए थे, कोर्ट का ऑर्डर था कि आप जाके इनके कंप्यूटर को देखिए वहां पे कि ये मेल इनके अकाउंट से गई है या नहीं गई, सिर्फ ये चेक। एक ईमेल मैसेज देखिए जिसपे ये ईमेल भेजी गई है। दूसरी बात, आउटबॉक्स भी नहीं देखिए, आउटबॉक्स नहीं देखिए। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग खुद पुलिस कर रही थी, कोर्ट के आदेश से, वरना कहां करते हो? अब लेकिन आपकी बात में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर पुलिस खुद मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो आपके कहने का मतलब यह कि जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त पुलिस के लोगों ने आपको धमकियां दी। तो क्या पुलिस इतनी बेवकूफ है कि वो रिकॉर्डिंग भी कर रही है, धमकी भी दे रही है, उसको मालूम है कि रिकॉर्ड होगा, फिर भी वो रिकॉर्ड धमकियां दे रहे थे आपको? अब ये तो आपको पुलिस से ही पूछना चाहिए, वो बेवकूफ थी या नहीं थी। मैं तो आपको बता रहा हूं, उस वीडियो में 15 घंटे की जब आएगी ये सब चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल, टेस्ट ऑफ द पुडिंग। आशुतोष जी, मेरी बात पे क्यों यकीन करते हैं आप? मैं भी झूठ बोल सकता हूं क्योंकि मैं तो झूठा हूं, और अमित शाह साहब और उनकी दिल्ली पुलिस हमेशा सच बोलती है, वो सच ही बोलते हैं। तो लेकिन आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए ना, 15 घंटे की वीडियो 2 कैमरा से, कल हमने कोर्ट में दरखास्त लगा रखी है, वो आ जाएंगी, आप भी देखेंगे, सब देखेंगे, तब पता लग जाएगा मैं हमेशा झूठ ही बोलता हूँ और अमित शाह साहब और उनकी दिल्ली पुलिस हमेशा सच ही बोलती है। ये कल साबित हो जाएगा। कल तो अदालत में हमने यही दरखास्त लगाई है ना जी। 15 घंटे की ए से लेकर जेड तक वीडियो आ जाएगी कल सबके सामने दुनिया भर के, क्योंकि कोर्ट ने आदेश किए हुए। अब मुझे ये बताइए कि आप दरअसल ये एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कैमरे में नहीं हुई हैं, लेकिन ये सब चीजें अमित शाह जी का नाम कैमरे पे बोला है, क्योंकि कैमरा तब थे वहां पे। और उसके बाद जो बोला है, क्योंकि 2 कैमरे मेरे साथ रख के मेरे ऑफिस के साथ क्या किया है, वो तो 2 ही कैमरे थे उनके पास, वो एक अलग कहानी है, वो तो मेरी बात और किसी और की बात हो जाएगी ना। उसके अलावा भी मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की है जब मैं कैमरे के सामने नहीं था। मैं उस पर अभी जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं जो कैमरे में नजर आएंगी पुलिस के, उसके अलावा तो फिर ये हो जाती है ना कि आशुतोष जी कोई बात बोल रहे हैं और महमूद जी कोई बात बोल रहे हैं, तो या तो आप सच्चे होंगे या मैं झूठे होंगे, मैं सच्चा होऊंगा, वो नहीं कह रहा हूं मैं। क्या उन्होंने आपके साथ मारपीट की? बहुत
लास्ट में की लेकिन मारपीट, पिस्तौलें बहुत बार दिखाई, धमकाया बहुत बार, जज लोया तक का नाम लिया कि जो आदमी जज लोया से बच सकता है आप क्या बेच रहे हो उसके सामने, कौन हो आप, समझो प्राचा साहब हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमारी भी मजबूरी है, ये सब बातें हैं रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड पे हैं। तो जज लोया मतलब ये सब बातें तो वीडियो पे ही होंगी। पुलिस का इशारा किसकी तरफ था? उसके अलावा क्या हुआ है, जब ये रात को फ्रस्ट्रेट हो गए, जब इन्हें कुछ नहीं मिला, 12 बजे तक रात को, सुबह के 12 बजे से रात तक 12 बजे तक मैंने सारा दिखा दिया, सब कंप्यूटर देखे मेरे, कई कई घंटे तक सारे कंप्यूटर्स देखे, सब मेरा एक कंप्यूटर का जो मेन कंप्यूटर है उसको तोड़ भी दिया, उसमें से सामान निकाल लिया, तब मैंने इनसे बड़ी मुश्किल से रुकवाया। ये सब भी वीडियो रिकॉर्ड है, ये वीडियो, कुछ वीडियो तो हमने भी बनाई है, वो कुछ वीडियोस तो हमारे पास भी हैं, ये सब चीजों की, सारी नहीं है क्योंकि हमारे तो पहले तो फोन ही छीन रखे थे, लेकिन कुछ चीजें हमारे पास भी हैं। तो जब ये 12 बजे तक कुछ नहीं मिला इन्हें, जिस चीज की तलाश करने आए थे, और हमने नहीं लेने दिया इन्हें हार्ड डिस्क, हमने रिटर्न में भी मना किया था इनसे, इन्होंने हमें डराने के लिए ये बोला कि आप रिटर्न में मना कर दो, हमने रिटर्न में मना कर दिया था। उसके बाद 12 बजे ये नीचे चले गए सब कि आप थैंक यू वेरी मच, हमारा सारे कार्य हो चुका है और अब हम जा रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने नीचे फोन पे बात की, फिर धड़धड़ाते हुए ऊपर वापस आए कि नहीं हम इसको ले जाएंगे, नहीं तो आप हमें इसे सील करने दीजिए। अब हमारा डर ये था कि इतने सारे बंदूकधारी हैं, अगर ये सील भी करेंगे तो ये जैसे ही सील करने के लिए हमारा कंप्यूटर पकड़ेंगे, हम उसके आगे खड़े थे क्योंकि वो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, तो ये जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे, फिर हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरे लिए ना सिर्फ ये दंगे वाले, बल्कि मैं बहुत सीनियर IAS ऑफिसर्स जो कि जिनको सरकार प्रताड़ित कर रही है, उनके भी इतने सारे केसेस कर रहा हूँ। कुछ मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हैं, तो वो मैं नहीं दे सकता था, ये मेरी मजबूरी थी। महमूद साहब, प्राचा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बार बार अमित शाह का नाम क्यों ले रहे हैं? ये पुलिस वाले ये क्यों कह रहे हैं? मुझे लिया, पुलिस ने लिया, इसलिए कोई और नाम लेते तो मैं लेता। एक वकील साहब का भी नाम लिया, वो मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो वकील साहब है। इसका मतलब ये कि देश के गृह मंत्री का नाम लेकर पुलिस वाले आपको धमकियां दे रहे थे? लूंगा ना, एंटाइटल्ड टू टीच हिज क्लाइंट्स, दैट इज पुलिस। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है ना, एक तो ये तो हार्ड डिस्क छीनना, या इस दौरान ये दिखा के प्राचा साहब ने कुछ हमें रोका तो हमसे गोली चल गई, ये दो इनके टारगेट जो कल मुझे नजर आए, और कोई टारगेट इनका नहीं था रेड के दौरान। इनका मकसद क्या था? पुलिस वालों ने क्यों सर्च किया आपके यहाँ? क्या खोज रहे थे ये लोग? कौन सी चीज खोज रहे थे? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं दिल्ली दंगों के भी, और जो दूसरे कई IAS ऑफिसर्स ऐसे हैं बहुत सीनियर हैं जिनको ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में से पुरस्कार भी मिले हैं और वो जाने जाते हैं। वो भी सरकार उनको तंग कर रही है, तो उन्होंने भी सरकार से करप्शन की बहुत सारी चीजें ऐसी वो उसको परस्यू कर रहे हैं। करप्शन के लिए जो देश में सबसे बड़ा अधिकारी जाना जाता है करप्शन मिटाने के लिए, वो भी मेरा एक क्लाइंट है। तो वो सब भी सरकार एकदम उनको खत्म ही कर देना चाहती है किसी भी तरीके से। तो उनकी भी ऐसी चीजें थी मेरे पास जो मैं नहीं दे सकता था क्योंकि क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज में मेरे पास थी। वो छीनने आई थी पुलिस, उसका हार्ड डिस्क मेरी हार्ड डिस्क में सब मौजूद है, ताकि वो सबूत मेरे पास से चले जाएं और मेरे क्लाइंट्स के पास से भी चले जाएं, क्योंकि उन्होंने तो मेरे पास रखवा रखे हैं सुरक्षित। उसके बाद कोई सबूत नहीं रहेगा और वो सब लोग दंगे के पीड़ित भी झूठे साबित होंगे, और ये बात साक्षी हो जाएगी कि ये एक कम्युनिटी के लोगों ने दंगा किया क्योंकि वो एंटी नेशनल थे, उन्होंने ही पुलिस को मारा, उन्होंने ही अपने आप को भी गोलियां मारी, अपने घर लूटे, अपनी जो धार्मिक स्थल थे स्वयं जलाए। ये साबित जो हमारे राजनीतिक चाणक्य हर बार करते हैं वो इस बार भी कर पाते। तो और तार उन तक जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो ये इसलिए हुआ है और इसीलिए उनका नाम लेके हमें डराने के लिए भी बोला जा रहा है। प्राचा साहब, आप बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगे हुए इसके तार... नहीं कह रहा हूँ आशुतोष जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात, मैं एक झूठा व्यक्ति हूँ। आप कल वीडियो में देखिएगा ना, मेरी बात क्यों मान रहे हैं? पुलिस और माननीय मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप इस मामले के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप सारे जो दंगों के आरोपी हैं उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, और आपके पास ऐसे सबूत हैं जिसके हिसाब से दंगों की भूमिका या दंगे कराने की रणनीति या साजिश दिल्ली बहुत ऊपर तक जा रही है। वो कहां तक जा रही है? बहुत ऊपर तक नहीं, टॉप तक जा रही है, टॉप तक जा रही है ना। आप नाम लेंगे? धीरे धीरे करके सबूत जुटा के पहुंच रहे हैं वहां तक, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताइए कि क्या वो बीजेपी का नेता है? वो दिन क्यों चुना गया? 4 महीने पहले FIR हो गई थी, अब क्यों दिन चुना गया? वो 4 महीने से अब तक पुलिस क्या वेट कर रही थी? और ये कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था? रिजर्व बैंक लूट गया था? क्या हो गया था जो ये स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है? और इतनी बड़ी जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप मुझे ये तो बता दीजिए ऐसा क्या था इस केस में? बट प्राचा साहब, आप नाम क्यों नहीं ले रहे? कहां तक जा रहा है ये कहां तक जा रहा?
ले तो रहा हूँ, अमित शाह जी तक जा रहा है, परम आदरणीय प्रातः वंदनीय अमित शाह जी तक जा रहा है इसके साथ। आपके कहने का मतलब उन्होंने दंगे कराए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबूत बता रहे हैं। मैं कैसे बताऊंगा? मैं एक वकील हूं, मैं सबूत पे इकट्ठे करके अदालत के सामने रख सकता हूँ। सिर्फ ये किसी भी व्यक्ति का कार्य होता है, ये निर्णय देना कि उन्होंने ऐसा कराया है नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ अदालत का होता है। जिस चीज के लिए हम सारी दुनिया से लड़ रहे हैं कि किसी को भी आप दोषी मत मानो जब तक के कोर्ट ना कहे, वो मैं कैसे कह सकता हूँ? लेकिन तार वहां तक साफ नजर आ रहे हैं, जो हमारे पास सबूत आ रहे हैं, ये हम अदालत के सामने रख रहे हैं। धीरे धीरे करके आरएसएस वाले एक के बाद एक करके गिरफ्तार भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। इतने एविडेंस, आप समझिए कि आसान काम है कि आरएसएस के लोगों को कोर्ट के माध्यम से जेल भिजवाना, जबकि पुलिस एकदम खिलाफ काम कर रही है हमारे। आपको ये आसान कार्य लग रहा है, मगर मैं इसी चीज के लिए लड़ रहा हूं कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि वो भारवाह साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि वो इस मुश्किल हालात में न्याय प्राप्त कर सके। तो मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि लोगों को ये यकीन आए कि संविधान में अपना विश्वास नहीं छोड़ना है। बट प्राचा साहब, आप ऐसा नहीं लगता कि आप पीएफआई के पेरोल्स पर हैं? हालात में भी संविधान है जो आप शायद नहीं सोच सकते। तो संविधान के ऊपर विश्वास रखना लोगों का, उसमें विश्वास लोगों का बना रहे, ये हमारा मिशन है बाबा साहब का। प्राचा साहब, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये दंगे पीएफआई ने कराए हैं, इन दंगों के पीछे एक बहुत अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आप ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो देश के गृह मंत्री तक जाते हैं। मैं इतना ही कह रहा हूं, लेकिन जो परम आदरणीय अमित शाह जी हैं, उनके दूसरे परम आदरणीय जो उनके कोलीग्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन सब लोगों ने जिनका आप नाम ले रहे हैं दंगे कराए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने दंगे करवाए हैं, अमित शाह जी ने कराए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा सबूत हमारे पास आ रहे हैं जो हम न्यायालय के सामने रखेंगे। ठीक है, यही इनको कहना चाहिए। क्या आप पीएफआई के पेरोल्स पर हैं? मैं आपकी सवाल समझ नहीं पाया। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली दंगों के पीछे पीएफआई के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है इसके लिए। आप ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं जिन्होंने दंगे कराए, जिनके ऊपर दंगे कराने के आरोप हैं। इसका मतलब ये है कि आप पीएफआई की तरफ से मुकदमे लड़ रहे हैं, जो देश विरोधी संस्था, ऐसा आरोप लगाया जाता है उसके ऊपर। मैं पीएफआई के पेरोल पे भी नहीं हूं, ना पीएफआई के किसी भी केस में आज तक पेश हुआ हूं। एक तो ये बात हो गई जी। लेकिन पीएफआई कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको कभी। और अगर पीएफआई ये कहती है कि हम भारतीय संविधान के हिसाब से काम करेंगे, तो मैं उन्हें जज नहीं करूंगा। पीएफआई अगर ये कहता है कि हम संविधान पे आस्था रखते हैं और हम सिर्फ संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, तो मैं सबसे बड़ा देशद्रोही होऊंगा अगर मैं उनको देशद्रोही कहूं तो। या कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कहता है या कुछ भी कहता है, जो ये अपने मुंह से कह रहा है बात, जो अपने पैम्फलेट्स में लिख के दे रहा है कि मैं संविधान के अंदर रह के काम करूंगा, तो मैं अगर उसके ऊपर बगैर अदालत में साबित करे ये आरोप लगाता हूं, तो मैं देशद्रोही हूं, वो देशद्रोही नहीं है। आप दंगा कराने वालों के साथ तो अदालत में साबित करें। आप जिनके ऊपर दंगा कराने के आरोप है उनके साथ उनका मुकदमा क्यों लड़ रहे हैं? आप क्यों लड़ रहा हूं? जिनके ऊपर दंगे कराने के आरोप है, क्योंकि हमारे देश के जो सबसे बड़े दूसरे लॉ ऑफिसर हैं, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको, जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, क्योंकि वो अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पे ये कह सकते हैं कि कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ अभी सरकार मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं कर रही क्योंकि माहौल कंड्यूसिव नहीं है, हालांकि उनके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो हम कितना भी बड़ा, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल साहब कि सरकार जो है एकदम गैर कानूनी काम करेगी, मगर तब भी वकील है वो उनके सरकार के, वो जस्टिफाइड है। तो हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उसका केस लेते हैं, वो बाध्य हैं, हम मना नहीं कर सकते। मैं हालांकि इसमें थोड़ा चूजी हूं, मैं ये गलत काम करता हूं। मैं कोई भी व्यक्ति जो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसकी मेरी एक पर्सनल वजह यह है कि मेरे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है और मेरे पास लिमिटेड हैंड्स हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के केसेस लेता हूं जो बेगुनाह होते हैं। मैं महिलाओं के खिलाफ कभी कोई केस नहीं लेता, मैं कभी भी पॉक्सो का केस लेता ही नहीं हूँ। बच्चों के खिलाफ मैं कभी भी SC ST के किसी के व्यक्ति के खिलाफ केस लेता ही नहीं हूँ। मेरे कुछ असूल हैं, लेकिन मैं
जो एडवोकेट्स एक्ट कहता है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मेरा ड्यूटी है कि मैं उसकी मदद करूं, मगर क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं कम ही लोगों को केस लेता हूं जिनको मैं अपने आप महसूस करता हूं कि ये बेगुनाह है और उनके साथ ज्यादती हो रही। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, और उनके लिए मैं प्रो बोनो, एक सेकंड आशुतोष जी, और ऐसे केसेस को मैं प्रो बोनो करता हूं। ठीक है, जो केस मैं प्रो बोनो कर रहा हूं उसका मतलब यह है कि मैंने उस केस को ठोक बजा के देखा है और वो बिल्कुल व्यक्ति बेगुनाह है। जो मेरे दूसरे क्लाइंट है, पेइंग क्लाइंट्स, वो एक अलग बात है। ठीक है, वहां मैं भी मेरा आखिरी सवाल, आपको लॉयर्स कम्युनिटी से सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आवाज उठनी चाहिए तो उस तरीके से आवाज नहीं हुई अभी तक। हमारे ख्याल से दिल्ली जो बार एसोसिएशन है उसने भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों के आम वकीलों के इतने फोन मेरे पास आ रहे हैं आशुतोष जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। मतलब सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। अभी भी आप यहाँ देख लीजिए, बट ऑफिशियली अभी आपसे फिक्स नहीं किया। एक दिल्ली बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन, एक मिनट रुकिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक सेकंड नहीं, रुकिए एक सेकंड, सिर्फ इसमें 1 मिनट लगेगा। नाम बताइए आप कौन है? एडवोकेट जाहिद अली 30,000, एडवोकेट जावेद राजपूत 30,000, एडवोकेट ज़ैड खान। मैम प्राचा साहब, प्राचा साहब, मेरा सवाल सिर्फ सीधा सा है, ये आप, मैंने प्लान तो नहीं किया, मैंने देख लिया सैकड़ों नहीं हजारों वकील। अभी तो मैं मना कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ आशुतोष जी, मैंने देख लिया। अभी पार्लियामेंट तक मार्च करने के लिए हजारों वकील निकलने वाले हैं। मैं मना कर रहा हूँ सबको, अभी आप रुक जाओ। पहले हम अदालत से, हम पहले चीज ये साबित करना चाहते हैं कि भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, वो संविधान हमें न्याय दिलाएगा इस जालिम सरकार के खिलाफ भी। मैं यही तो साबित करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आखिरी सवाल, बट वकीलों की सपोर्ट भूल जाइए। दिल्ली बार हम हजारों वकील पार्लियामेंट घेर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात की गलतफहमी में ना रहे परम आदरणीय जी हमारे। मैं रोक रहा हूं उन्हें, मैं बार बार निवेदन करके रोक रहा हूं। प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया है, इंदिरा जयसिंह जी ने ट्वीट किया है, मनीष तिवारी जी ने ट्वीट किया। मैं वकीलों के, बड़े बड़े वकीलों के नाम आपको दिलवा सकता हूँ। ये सरकार भ्रांति फैला रही है। तो बार एसोसिएशन क्यों नहीं रिएक्ट कर रही है? SC ST OBC के लॉयर्स हैं, वो मुझे बुरा कर रहे हैं, मेरे से लड़ाई कर रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, हमें सड़कों पे उतरने दो। मैं मना कर रहा हूं उन्हें, हाथ जोड़ जोड़ के, अभी रुक जाइए आप, अब पहले कोर्ट से कर लो। चलिए, ये इल्जाम जो लगा रहे हैं ना परम आदरणीय, उनको समझा दीजिए। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं, मैं बाबा साहब का भक्त हूं। बाबा साहब ने जितने जुल्म सहे हैं ना, हम उसका 1% भी नहीं सह रहे, पर हम उनके चेले जरूर हैं। प्राचा साहब, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारी इतनी पहुंच भी नहीं कि मैं देखिए, अगर आप भी झूठ बोलने लगेंगे तो आशुतोष जी अच्छी बात नहीं है आपकी। मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं करना चाहता, छोड़ दीजिए। चलिए, महमूद प्राचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस बातचीत करने के लिए। है मामला अदालत के अंदर है, अदालत में अब ये साबित होगा कि दरअसल आपके यहाँ जो सर्च करने के लिए आए थे वो किस उद्देश्य से आए थे और उस वीडियो में क्या है। जो बातें आप कह रहे हो बड़ी गंभीर बातें हैं, और अगर ऐसा है तो फिर वाकई में बहुत संगीन मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हमसे बातचीत करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।